नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको थ्योरी के साथ कवर करेंगे। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये टॉपिक नए हो सकते हैं, तो उसे घबराना नहीं है, समझने की कोशिश करना, क्लास को रिपीट में देख लेना और इन कंसेप्ट्स को लेके चलोगे तो यदि कोई एडमिन या मैनेजमेंट संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो क्लास की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुमको ही करने होंगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। सो आप लोगों ने जो सपना देखा है वो आपको ही पूरा करना है। हम उसमें मदद कर रहे हैं, जो जरूरी टॉपिक होगा वो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन हालात और लोग आपके हिसाब से नहीं होंगे कि ये सर मेरे को टॉपिक मुश्किल लगता, मैं ये नहीं पढ़ूं तो सिलेक्ट हो जाऊं क्या। तो वैसा परिस्थितियां हमेशा अपोजिट ही रह सकती है, लेकिन आपको मेहनत करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है। सो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। What is termed as shopping window of a hospital? Shopping window of a hospital किसको कहते हैं? जैसे आप मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहां विंडो शॉपिंग करते हैं। विंडो शॉपिंग का मतलब होता है सिर्फ देखते हैं खिड़की से, खरीदते ज्यादा नहीं है और अच्छा फील करके वापस आ जाते हैं। तो शॉपिंग विंडो ऑफ हॉस्पिटल किसको कहते हैं? हॉस्पिटल में क्या ऐसी कोई शॉपिंग विंडो है क्या? ऑपरेशन थिएटर को कहते हैं क्या? आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट को कहते हैं क्या? ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को कहते हैं क्या? या जो कैफेटेरिया सर्विस या कैंटीन होती है हॉस्पिटल की, उसको कहते हैं क्या? टर्मिनोलॉजीज को समझना है, टर्म्स, लैंग्वेज, वोकेबलरी, उस पर फोकस करते रहना। तो हॉस्पिटल की शॉपिंग विंडो ओपीडी होगी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी में क्या रहता है, हम पूछते हैं वो वाला डॉक्टर कहाँ बैठता है, उसी को दिखाना है। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इस यूनिट में जाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ। तो इस तरीके से आप इसको एक तरीके से शॉपिंग विंडो कह सकते हो। इसके साथ साथ जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में आपको कुछ वर्ड्स याद रखने। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल्स टू कम्युनिकेट द रिसीवर इज कॉल्ड एज। जो हमारा मैसेज है उसको वर्बल या नॉन वर्बल सिंबल के अंदर ट्रांसलेट करने को क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? एनकोडिंग, डीकोडिंग, चैनल या फीडबैक। तो एक यहां पर सेंडर होता है और वो सेंडर अपने मैसेज को भेजता है, और एक रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, और उसके बाद ये सेंडर रिसीवर को फीडबैक भी दे सकता है। सो यहां पर जो आप शुरुआती मैसेज भेजते हो उसमें जो आपका संदेश होता है उसको आप शब्दों में या नॉन वर्बल, आजकल तो इमोजीज आ गए, खतरनाक इमोजीज आ गए, बिना शब्दों के ही आप बहुत सारी चीजें कह सकते हो। तो आपका जो मैसेज है उसको आप कोड करते हो। कोड करते हो मतलब उसको कोड वर्ड में जब शॉर्ट में लिखते हो तो वो कहलाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग। तो सेंडर क्या करता है, मैसेज को लिखता है शॉर्ट में, वो कहलाता है एनकोडिंग। अब ये मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उसको पढ़ता है, पढ़ने को कहते हैं डीकोडिंग। क्या कहते हैं? डीकोडिंग। तो रिसीवर क्या करता है, उसको डीकोड करता है, उसमें से मैसेज समझ जाता है और फिर वो रिप्लाई करता है। उसको हम फीडबैक कहते हैं, फीडबैक कह सकते हैं। सो यहां पर आपको याद रखना है कि जो वर्बल या नॉन वर्बल मैसेज को आपने एनक्रिप्ट करा, ट्रांसक्रिप्ट करा, वो एनकोडिंग कहलाता है,
और रिसीवर जो है वो क्या करेगा, रिसीवर उसको डी कोडिंग करेगा। तो रिसीवर के लिए डी कोडिंग, सेंडर के लिए एन कोडिंग। और ये मैसेज जाएगा कैसे, संदेशे आते हैं, जा कबूतर जा। तो ये उस जमाने से आजकल सीधा ऑनलाइन हो गया है। तो जो चैनल होगा वो मैसेज भेजने का रास्ता होगा, चैनल होगा वो मैसेज भेजने का रास्ता होगा या जरिया होगा। और ये चैनल आजकल डिजिटल है, आजकल ये डिजिटल है। सो इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए भी कुछ पॉइंट्स यहां मैनेजमेंट में सीखते हो। अब इसके साथ साथ जब हम देखें तो मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे some employer allow their employees to create their own schedule within set parameters. What this is called? कुछ एम्प्लॉयर यानी कि रोजगार देने वाले कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए कुछ फ्रीडम देते हैं अपना शेड्यूल कैलकुलेट करने का कि आप इस वक्त काम कर सकते। ओवरऑल बड़े नियम होते हैं, उसके बीच में जो फ्रीडम देते हैं तो उस फ्रीडम को क्या कहते हैं? जॉब शेयरिंग, जॉब एनरिचमेंट, टाइम शेयरिंग और फ्लेक्स टाइम। शाबाश शाबाश, आप लोगों का जोश देखने लायक है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अब आप लोगों को पढ़ने का तरीका आ चुका है, शाबाश। तो जॉब शेयरिंग का मतलब क्या, कि काम को शेयर करना। जॉब एनरिचमेंट का मतलब काम को स्मार्टली करने का कुछ तरीका। टाइम शेयरिंग का मतलब एक टाइम पे काम करना। और अपने हिसाब से शेड्यूल बनाने को क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आंसर आएगा यहां पर फ्लेक्स टाइम। आपने अब कोविड के अंदर देखा होगा वर्क फ्रॉम होम। सो वर्क फ्रॉम होम करने वाले कौन लोग होते हैं? जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अब कंपनीज क्या करती है, इनको वर्क फ्रॉम होम का एक शेड्यूल देती है। लेकिन हम नर्स हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमें वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सी टाइमिंग का ऑप्शन नहीं है, अपने को शिफ्ट ड्यूटीज होती है। सो फ्लेक्सिबल टाइम यानी कि अपने हिसाब से, मोटे तौर पे नियम फिक्स रहते हैं पर फिर भी उसमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि आप कुछ काम घर से कर सकते हैं, वो कहलाता है फ्लेक्स टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि फेमस 14 प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट के 14 फेमस प्रिंसिपल है, वो सबसे पहले किसने दिए थे? एल्टन मायो, हेनरी फेयोल, एडम स्मिथ या जेम्स वॉट? किसने दिए थे 14 बेसिक प्रिंसिपल्स? अब आप लोगों को ये आने लग गया होगा। और इसके साथ साथ अब जब आपको पता चला कि हाँ वर्क फ्रॉम होम तो नहीं हुआ लेकिन कोविड की वजह से स्टडी फ्रॉम होम हो गया, ये बात मेरे को पसंद आई। वेरी गुड कविता, गुड पॉइंट। स्टडी फ्रॉम होम, और इसी वजह से मैं आप लोगों से मिल पा रहा हूं। स्टडी फ्रॉम होम हो रहा है और ये काफी असरदार भी है। ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ अब धीरे धीरे इस तरह की ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम होम, ये भी एक यूजफुल पॉइंट होगा। अब जब आपको पता चला कि यहां ये 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए, तो आपको एक ही नाम याद रखना है, हेनरी फेयोल। 14 फेयोल, हेनरी फेयोल। मोनिश डोंट वरी, आप लोगों के सारे डिमांड पूरे हो जाएंगे। जो पढ़ाया जाना चाहिए नर्सिंग में वो सब पढ़ाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम वो कंप्लीट टीचर है जो एक बार कमिटमेंट कर दे तो उसके बाद उसको पूरा करके ही रहेंगे। सो आपको याद रखना 14 प्रिंसिपल्स। वो 14 कौन से हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यस सुमन,
गुड। तो अब जब अपने को पता चला कि इन 14 प्रिंसिपल के अंदर एक प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं स्पिरिट डिकॉप्स। स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब क्या है? स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब क्या है? डेवलपिंग ए सेंस ऑफ अथॉरिटी, मालिकाना हक जैसा कोई सेंस डेवलप करना, बूस्ट ए सेंस ऑफ यूनिटी, एकता का कोई सेंस को बढ़ावा देना, क्रिएट ए सेंस ऑफ अवर्जन, अवर्जन का मतलब होता है धमकी, डर, कोई डर का माहौल क्रिएट करना, डेवलपिंग ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाही वाला एनवायरनमेंट जिसमें एक व्यक्ति फैसला करता है। सो स्पिरिट डिकॉप्स को क्या कहते हैं? यस। अब जब आपको पता चला कि हमारा मेन फोकस स्टडी पे ही होना चाहिए, तो स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब क्या? स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। एक परिवार की भावना, सेंस ऑफ यूनिटी, मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करें। तो यहां पर आंसर होगा बूस्ट अ सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी। तो यहां जब आपने बेसिक कंसेप्ट देखा, तो जब हम बात करें वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो कहां से आया? वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहां से आया, इसका आप मतलब देखें तो एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है एडमिनिस्टर, एड प्लस मिनिस्टर, एड प्लस मिनिस्टर से ये बना है। एड का मतलब हेल्प, या मिनिस्टर का मतलब होता है लुक आफ्टर और टेक केयर, लोगों की देखभाल करना, लोगों को संभालना, एडमिनिस्टर, इससे ये वर्ड बना एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरऑल पर्पस क्या है? कि लोगों की देखभाल करना, टू टेक केयर और टू लुक आफ्टर पीपल। याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लोगों का ख्याल रखना, और हम एडमिनिस्ट्रेशन को मालिक समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को मालिक समझते हैं कि वो संस्थान के मालिक हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब लोगों के लिए नियम बना रहे। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअली मतलब है टू टेक केयर ऑफ पीपल, लोगों की देखभाल करना। जो देश के एडमिनिस्ट्रेटर है या राज्य के मुख्यमंत्री है, वो हमने इसलिए चुने हैं कि वो हमारी देखभाल करे, लेकिन वो हमारे पे नियम लगाते रहते हैं और कानून सिर्फ बनाते हैं और अपनी देखभाल करते ही नहीं। सो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअल वर्ड आपको याद रखना है, टू टेक केयर और टू लुक आफ्टर द पीपल। सो इसकी एक डेफिनेशन जो काफी फेमस है, वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि फिफ्नर एंड प्रेस्टस ने दी थी। इसके अनुसार क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको कुछ वर्ड्स याद रखने। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है उसको संगठित तरीके से, प्रयास को एक दिशा के अंदर, संगठित दिशा के अंदर प्रयास करना। एंड डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि संगठित लोग किस दिशा में जाए उसको सही दिशा दिखाएं। ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस, दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मैन पावर, मैन पावर मतलब किसी भी संगठन में काम करने वाले लोग। दूसरा होता है मटेरियल, संसाधन, उनको सही दिशा में ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट करें, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को। क्यों? टू अचीव द डिजायर्ड एंड। डिजायर्ड एंड का मतलब है हमारे कुछ कॉमन सेट गोल होते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए उसको सही तरीके से, संगठित तरीके से दिशा दिखाएं, इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होगा तय गोल होंगे, उस गोल को अचीव करने के लिए संगठित तरीके से सही दिशा के अंदर ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल को यूज करें, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल को यूज करें। ये डेफिनेशन है। अब एक्चुअली एक वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट। हम दोनों वर्ड्स को एक ही साथ पढ़ते हैं और दोनों का प्रोसेस जो है वो लगभग सेम है। प्रोसेस जो है वो लगभग सेम है। अब प्रोसेस जब लगभग सेम है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वर्ड के अंदर डिफरेंस क्या है? कई डिफरेंसेस लिख सकते हो आप, पर यहां पर हम साइंस के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट वर्ड कहाँ यूज किया जाता है और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से ये कैसे डिफर करता है वो आप देख सकते हो। तो आपको मैनेजमेंट का भी डेफिनेशन
मिलता जुलता ही नजर आएगा। और मैनेजमेंट को यदि हम डिफाइन करें तो मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम एफर्ट। यस, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट एक कला क्या है? आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम एफर्ट्स। जो एग्जाम में नकल करता है बंदा, वो एग्जाम को मैनेज कर रहा है अच्छे से, ठीक है, और वो नकल करने का अपना प्रावधान कर लेता है। तो यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए उसको मिनिमम एफर्ट्स के अंदर, कम से कम प्रयास के अंदर ज्यादा से ज्यादा फायदा। ये होता है मैनेजमेंट, ये होता है मैनेजमेंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम है लोगों की केयर करना, लोगों को सपोर्ट करना। सो आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट कैसे काम करेगा कि मैक्सिमम रिजल्ट मिले मिनिमम एफर्ट से, so as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employee and give the public the best possible service। अब यहाँ तीन चीजें होती है। एक कंपनी होती है जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यानी जो रोजगार देता है उसको कहते हैं एम्प्लॉयर। और एक कर्मचारी होता है कंपनी के अंदर, जो वर्कर होता है, जो काम करता है, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉई, एम्प्लॉई। और ये कंपनी काम करती है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, और कंपनी पब्लिक को कोई सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, सर्विस प्रोवाइड करने। अब कंपनी का यदि मैनेजमेंट अच्छा होगा, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो कंपनी क्या करेगी? मैक्सिमम रिजल्ट दें लोगों को मिनिमम एफर्ट्स के अंदर, जिससे कंपनी भी खुश, वर्कर भी खुश और पब्लिक भी खुश। तब हम इसको एक आर्ट के तौर पे देखते हैं। और जॉन मी ने मैनेजमेंट को ये डिफाइन करा। बहुत सारे डेफिनेशन में से ये डेफिनेशन मुझे काफी सटीक लगती है, काफी सटीक लगती है। सो मैनेज करना, मैनेज करना मतलब संभाल लेना, मैनेज करना मतलब संभाल लेना। अब ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो दो वर्ड है, इसमें जैसे आपको पता चला कि मैनेजमेंट ज्यादातर आपको एक प्राइवेट सेक्टर में यूज करता हुआ चीज नजर आएगी। जैसे आप कोई भी कंपनी देखते हैं उसमें मैनेजर होता है, और मैनेजर का काम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो कंपनी का, और कंपनी कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा नतीजे दे। ये उस मैनेजर का काम होता है। और कंपनी का काम स्मूथली चलता रहे, कोई समस्या आए तो उसको सॉल्व कर ले, ये मैनेजर का काम होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट, पब्लिक क्या है? पब्लिक ने ही गवर्नमेंट चुनी है, जनता के द्वारा, जनता का, जनता से, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। ये लोकतंत्र की डेफिनेशन है, डेमोग्राफी की डेफिनेशन है। ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये डेमोग्राफी यानी कि लोकतंत्र की डेफिनेशन है। तो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, चाहे एक जिले का एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा तो वो कलेक्टर होगा, एक राज्य का एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वो मुख्यमंत्री होगा, एक देश का प्रशासक होगा तो वो प्रधानमंत्री होगा। सो ये पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम वर्ड ज्यादा यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है टू सर्व पीपल, टू सर्व पीपल यानी लोगों की सर्विस करना, सेवा करना। और ये राजनेता जो अपनी सेवा करने आए थे, खुद घोटाला करके अपने को दुखी कर देते हैं। सर्विस तो दूर की बात है, वोट मांगते टाइम वो सिर्फ आते हैं, कहते हैं जनता माई बाप है, आशीर्वाद देना। और अपन ने एक बार वोट दे दिया, उसके बाद अपन हाथ जोड़ के खड़े रहते नेता के आगे, माई बाप आप हो, नौकरी लगा दो, सिफारिश कर दो, फोन कर दो, और फिर वो अपने को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लेवल्स हो सकते हैं। जैसे कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई छोटा, ऐसे लेवल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी संगठन के अंदर पद होता है, उसका हायरार्की होता है, उसका रैंक होता है। तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट के भी आप लेवल्स कह सकते हो, मैनेजमेंट के भी आप लेवल्स कह सकते हो। इसको अक्सर हम एक पिरामिड से दिखाते हैं। पिरामिड का ये जो बॉटम है ये यानी कि नीचे वाला हिस्सा, ये ज्यादा चौड़ा होता है, और ये जो टॉप है, टॉप ये नैरो होता है या पतला होता है। तो ज्यादा लोग नीचे होंगे, और ऊपर की तरफ एक बॉस होगा, जो हम बिग बॉस कहेंगे उसको, सुपर बॉस। और फिर क्या होगा? फिर
ऊपर से नीचे की तरफ क्या आता है? ऑर्डर। ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर आते रहेंगे, ये करो ये करो ये करो। और नीचे से ऊपर की तरफ अपन क्या भेजेंगे? हम सिर्फ एप्लीकेशन भेजते रहते हैं। एप्लीकेशन जो होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी कि साहब छुट्टी दे दो, साहब तनख्वाह बढ़ा दो, साहब प्रमोशन दे दो। तो ये जो डायरेक्शन है, जो ऑर्डर है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। टॉप मैनेजर नीचे वाले मैनेजर को ऑर्डर देगा। और जो रिपोर्टिंग होगी, हमारी एप्लीकेशंस होगी, हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि साहब मैंने ये कर लिया, तो ये रिपोर्ट जो होगी वो बॉटम से टॉप की तरफ होगी, जबकि ऑर्डर जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। तो कई लेवल्स हो सकते हैं। नॉर्मली आप देखो तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है। जैसे कोई ये कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स होते हैं एक दो या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसके बाद होता है एक मिडिल लेवल मैनेजर्स। इसमें फ्लोर वाइज सुपरवाइजर्स वगैरह हो सकते हैं या ओवरऑल इंचार्ज हो सकते हैं। और फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो सकते हैं। और फिर मैनेजेरियल एम्प्लॉय हो सकते हैं। कैसे? जैसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं, एक चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है या चीफ नर्सिंग ऑफिसर होता है। उसके नीचे क्या हो सकता है? डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नहीं, उसके नीचे हो सकता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके नीचे हो सकता है डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके नीचे हो सकता है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके नीचे हो सकता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उसके नीचे होगा नर्सिंग ऑफिसर। सो ये नर्सिंग का मैनेजेरियल लेवल हो सकता है। नर्सिंग को हॉस्पिटल में मैनेज करने का ये लेवल हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग देख सकते हैं। मोटे तौर पे टॉप, मिडिल और लोअर लेवल कह सकते हैं। एक होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल और एक होगा लोअर। ऐसे 3 लेवल्स में भी बांट सकते, 3 लेवल में भी आप बांट सकते। और ये लेवल आपको इसलिए समझाएंगे कि ऑर्डर्स जो है वो टॉप टू बॉटम आएंगे और जो रिपोर्टिंग होगी वो बॉटम टू टॉप होगी, बॉटम टू टॉप होगी। अब यहां जो एडमिनिस्ट्रेशन करना कैसे है, हम तो ये अब सीख रहे हैं। यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। यानी कि वो लगभग यूरोप के अंदर औद्योगिकीकरण हमसे 100 से 150 ईयर्स पहले हुआ था। अब जहां विकसित देश है जर्मनी जैसे, तो वहां पर मैनेजमेंट की बड़ी जरूरत पड़ी, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली, बहुत हजारों वर्कर्स काम कर रहे थे। अब इंडिया में भी धीरे धीरे हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री के तौर पे बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। इसलिए मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ रहा है। सो हेनरी फेयोल ने उस वक्त ये मैनेजमेंट के फॉर्मूले बताए, प्रिंसिपल्स बताए, जो आज भी हमें याद रखने। तो आपको याद रखना है 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, उसूल। भाई हम कहते हैं ना, लाइफ के अंदर हमारे बहुत उसूल है कि झूठ नहीं बोलेंगे, और कुछ लोगों के क्या है, एक ही उसूल है कि कोई उसूल नहीं है। तो आप प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि दे आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब होता है शाश्वत सत्य, कि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि एक शाश्वत सत्य है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। तो अब आपने वो जिंदगी में प्रिंसिपल अपना लिया, तो उसको आप फंडामेंटल ट्रूथ कह सकते हैं। और आप ऐसा क्यों मान रहे हो? क्योंकि इट एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजेरियल एक्शन। तो मैनेजमेंट को वो गाइडलाइन के तौर पे, याद रखिए, रूल्स नहीं है, रूल्स फॉलो करना जरूरी होता है। यदि आपने रूल्स फॉलो नहीं करा तो आपको सजा हो सकती है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, आपने ट्रैफिक सिग्नल जंप किया तो आपको फाइन लग सकता है, लेकिन एक सिद्धांत होता है कि झूठ नहीं बोलना, और आपने झूठ बोल दिया तो आपको फांसी नहीं लगती। तो ये प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, जो फंडामेंटल ट्रूथ पे आधारित होते हैं, और ये हमें गाइडलाइन के तौर पे लाइफ में, जीवन में काम आते हैं। तो ये आपको गाइड करेंगे मैनेजमेंट के अंदर। और ये दिए गए थे हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल का जीवन काल था 1841 से 1925 तक, 1841 से 1925 में। और ये जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, ये उन्होंने दिया 1860 के अंदर। 1860 के अंदर हेनरी फेयोल ने ये 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए।
क्योंकि वो औद्योगिकीकरण का दौर था यूरोप के अंदर और कंपनीज को मैनेज करने के लिए लोग मैनेजमेंट सीख रहे थे। 1860 1860 हेनरी फयोल, जिसको हम फयोल्स 14 प्रिंसिपल, फयोल्स 14 प्रिंसिपल्स के तौर पे पढ़ेंगे। और ये आज भी उतने ही सच नजर आते हैं। आप भी जब मैनेजर बनोगे तो ध्यान रखना कि आप इन प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांत पे अमल करें, जिससे आपकी टीम तरक्की करेगी और आपकी कंपनी ग्रो करेगी। सो 14 प्रिंसिपल्स कौन से है, ऐसा आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फयोल के। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। अब सारा काम बॉस अकेला नहीं कर सकता, तो काम को बांटना है। जैसे हमारा घर है, घर में भी सबके काम बटे हुए हैं। मान लो पापा जॉब कर रहे हैं तो मम्मी घर का काम देख रही है, अपन पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ उनका हाथ बटा सकते हैं। सो ये डिवीजन ऑफ वर्क। अब कंपनी के अंदर भी एम्प्लॉय की काबिलियत, क्वालिफिकेशन, उसका एटीट्यूड देखते हुए उसको काम दिया जाना चाहिए और वो काम उसकी एबिलिटी और एटीट्यूड को मैच करना चाहिए। वरना अक्सर अपन क्या देखते हैं, इंडिया के अंदर ये डिवीजन ऑफ वर्क ही गलत होता है। जो चापलूस होता है, भाई भतीजावाद होता है, सिफारिश वाला बंदा होता है, उसको तो आसान सा काम दिया जाता है। और जो टैलेंटेड बंदा होता है, जो मुंह पे बात बोलता है, उसको ऐसी ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और काम ऐसे दिया जाता है कि ये इसके लिए सजा है, क्योंकि ये मेरी बात मानता नहीं है, एटीट्यूड दिखाता है। तो इंडिया में गधे को घोड़े का काम या घोड़े को गधे का काम दिया जाएगा तो दोनों ही दुखी होंगे, क्योंकि घोड़ा तो गधे का काम कर लेगा लेकिन वो खुश नहीं होगा, और खुश नहीं होगा तो कंपनी तरक्की नहीं करेगी, वो अपना बेस्ट नहीं देगा। और गधे को यदि घोड़े का काम दे दिया तो गधा तो रेस जीतने वाला नहीं है और ऐसी कंपनी डूबेगी। हाँ, इंडिया के अंदर लोग एग्जाम्पल देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट कंपनियां यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क पे ध्यान देती है, और गवर्नमेंट में धीरे धीरे क्या होता है, लोग क्रॉनिक हो जाते हैं, और क्रॉनिक होने के बाद यदि डिवीजन ऑफ वर्क उनको सेटिस्फाई नहीं करता तो गवर्नमेंट कंपनियां वापस प्राइवेट को बिक जाती है। ऐसे दिन भी आ सकते हैं। और इसके लिए गलत वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, चापलूसी वाली कल्चर, ये नुकसानदायक है। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। डिवीजन ऑफ वर्क सही तरीके से होगा तो कंपनी तरक्की करेगी। इसके साथ साथ दूसरा क्या आता है, काम तो बांट दिया, इसके साथ साथ आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चीज हो गई। एक इसके साथ होती है अकाउंटेबिलिटी, एक इसके साथ और चीज होती है अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या? अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी में क्या फर्क है? अथॉरिटी का मतलब होता है आपको पावर दी जाए, क्या दिया जाए? पावर। और अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? तो आपको इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जवाबदेही। कैसे? जैसे आप एक टीचर हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली टीम के अंदर कि आपको मैथ्स पढ़ाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई तो साथ साथ आपको अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि आप मैथ्स के अंदर कुछ हद तक क्रिएटिव तरीके लगा के अपना कुछ थोड़ा सा अलग कर सकते हो। तो ये आपको अथॉरिटी मिल गई। अब अथॉरिटी मिल गई, अब क्या हुआ, आपने मैथ्स पढ़ाया कुछ बहुत क्रिएटिव करके और रिजल्ट आया और आपके बच्चों ने बहुत अच्छा करा। तो अब जो होगा जवाबदेही यानी कि श्रेय, जिसको हम कहेंगे अकाउंटेबिलिटी, वो किसको मिलेगी? आपने मैथ्स अच्छा पढ़ाया इसीलिए आपका सम्मान होगा, या उस स्कूल के प्रिंसिपल का या क्लास कोऑर्डिनेटर का, जो आगे जाकर ये वाहवाही लूटेगा कि मेरे सारे बच्चे पास हो गए। तो यहां पर क्या होता है, जब श्रेय लेना होता है, वाहवाही लेनी होती है, वो अकाउंटेबिलिटी तो किसको मिलती है इंडिया में? टॉप लोगों। और जब ब्लेम लेना होता है, ब्लेम, मान लो आपके बच्चे फेल हो गए और आपको ब्लेम यानी कि दोषारोपण जब करना होगा, तब दोष किसको दिया जाएगा? जो सबसे नीचे है उसको। जैसे कोई पार्टी चुनाव हारती है तब क्या कहते हैं? ओ, कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया। लेकिन कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो अध्यक्ष और ऊपर वाले नेताओं की बोलते हैं, हाँ, ये तो हमारे नेतृत्व का कमाल है।
तो यहां पर इंडिया के अंदर पावर मिले आपको, अथॉरिटी, तब आप अच्छा काम कर पाओगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आप जवाबदेह बनो, और जवाबदेह वही बने जिसको मेहनत जिसने करी है, श्रेय उसी को मिलना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी साथ साथ चलनी चाहिए। अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं है। जैसे एक मंत्री बन गया, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि भाई तुम पावर का मिनिस्टर है, बिजली विभाग, लेकिन उसको फैसले लेने की अथॉरिटी नहीं है। हर बार बॉस को फोन करके पूछता है कि बॉस बिजली काटू क्या। तो जब अथॉरिटी नहीं है तो आप अच्छा काम कर ही नहीं पाओगे। अब आपको अथॉरिटी दे दी, लेकिन जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो काम किसने किया और किसने नहीं किया कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब जब अपने को पता चला यहाँ कि अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड। तो अथॉरिटी मतलब पावर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। जो टास्क हम हाथ में ले लेते हैं उसको आपको याद रखना है कि पूरा करने के लिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी साथ में तीसरा प्रिंसिपल क्या है, तो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन। अनुशासन के बिना कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन, कोई भी परिवार, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। अब आपको याद रखना है इसके अंदर जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑल, सबके लिए होना चाहिए जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे हम घर परिवार है, तो हमारे पापा ने रूल बना दिया, मान लो कि जल्दी उठना है, तो सभी जल्दी उठना चाहिए। मम्मी जल्दी उठे, हम जल्दी उठे, और पापा को भी जल्दी उठना है। लेकिन पापा ने रूल बनाया जल्दी उठना है, तुम लोग जल्दी उठोगे, है ना। मैंने ये रूल बनाया, मेरे पे ये रूल लागू नहीं होता, मैं तो काम करता हूं, मैं तो लेट उठूंगा। तो सेम इंडिया में भी यही है, सेम इंडिया में भी यही है कि जो रूल बनाने वाला होता है वो रूल फॉलो नहीं करता और उम्मीद करता है कि बाकी लोग फॉलो करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिसिप्लिन है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अनुशासन सबके लिए। जैसे मान लो एक ऑफिस की टाइमिंग है 8 बजे, तो ऑफिस का डायरेक्टर 8 बजे आए, कर्मचारी 8 बजे आए, तब तो वो रूल सेम हुए। लेकिन इंडिया में क्या है, बॉस 11 बजे आता है और वो चाहता है कर्मचारी 8 बजे आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एज ए टीचर यदि मैं डिसिप्लिन हूं तो मेरे स्टूडेंट भी डिसिप्लिन होंगे, और हम भी बहुत फोकस करते हैं डिसिप्लिन और कमिटमेंट पे। अब जब आपको पता चला कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, साथ साथ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर, डायरेक्शंस। जब बॉस अपने कर्मचारियों को कुछ बोलता है तो उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक ही बॉस ऑर्डर दे और कर्मचारी को क्लियर पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है। वरना जैसे मान लो एक चपरासी है, ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, बड़े बॉस ने कहा इधर आओ ये फाइल लेके जाओ, तभी छोटे बॉस ने कहा रुको पहले चाय लेके आओ, तभी किसी और मिडिल वाले बॉस ने कहा नहीं नहीं रुको रुको चाय नहीं पहले मेरे लिए ये लेके आओ। तो वो बेचारा पियोन कंफ्यूज हो गया। अब वो स्मार्ट हो गया, वो तीनों ही काम नहीं करता। जब बड़े बॉस ने पूछा ये काम क्यों नहीं करा, तो वो कह रहा साहब छोटे बॉस का वो काम कर रहा था। तो इसी प्रकार से मैनेजमेंट में लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं एक ही बाप होना चाहिए, ये एक ही बॉस होना चाहिए, ऐसा आप कह सकते हो। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है। बच्चे भी मम्मी पापा में से जो उनकी सहूलियत से रूल सही होता है वही करते। पापा कहते पढ़ाई करो, मम्मी कहते अभी सो जाओ, तो बच्चा सो जाता है। और पापा पूछता है सोया कैसे, पढ़, तो बोले मम्मी ने कहा है, मम्मी ने कहा है। तो इस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड नहीं तो कंपनी तरक्की नहीं कर सकती। दूसरा इससे मिलता जुलता एक और होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा निर्देश। देखिए सबका जो गोल है वो फिक्स होना चाहिए, यानी हम इस दिशा में ही बढ़ रहे हैं, सबका प्रयास इधर ही होना चाहिए। व्यक्तिगत हित नहीं होने चाहिए कि मैं मेरी कुर्सी बचाऊं या मैं
बॉस को खुश करूं, इस प्रयास में नहीं लगना है। आपको कंपनी की तरक्की में काम करना है, कंपनी में कैसे अच्छा हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। वरना इसमें भाई भतीजावाद होता है। एक आदमी के लिए रूल है कि तुम कभी भी छुट्टी ले लो, कोई फर्क नहीं, दूसरे आदमी को बता रहे हैं कि 3 दिन पहले अप्लाई करो तब छुट्टी मिलेगा। तो प्रोसेस जब नए नए होते हैं, कोई भी तरीका फिक्स नहीं है, तब आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप काम नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन के अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए। इसके साथ क्या होता है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बहुत है, ये बहुत जरूरी है। सब ऑर्डिनेशन का मतलब होता है मर्ज कर देना, मिला देना। किसको? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जो आपके व्यक्तिगत हित है, जो आपका खुद का फायदा है, उसको ऊपर उठ के आपको जनरल इंटरेस्ट यानी कि कंपनी के फायदे का सोचना। कुछ भी काम आया तो आप ये सोचोगे इसमें मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को तकलीफ होगी, नहीं। हमें व्यक्तिगत हितों को मिलाकर कंपनी के हित में काम करना है। इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। सो कंपनी और इंस्टीट्यूट फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं देश और घर परिवार फर्स्ट, फिर मेरा क्या वो बाद में आना चाहिए। तो इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। इसके साथ साथ एक और प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, वो है रिम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। अब रिम्यूनरेशन का मतलब क्या? भत्ता। यस, अपना सपना मनी मनी। भाई लोग काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। और जब पैसा अच्छा मिलेगा तो ही काम अच्छा होगा, वरना क्या होगा? वरना इतने पैसे में तो इतना ही होगा, कोने में झाड़ू नहीं लगाएगा, या फिर काम में शॉर्टकट मारा जाएगा। तो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट दे रही 7,000, 8,000, 10,000। रेगुलर होते तो मिलते 70,000। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाले 7,000 देकर गवर्नमेंट आपको उम्मीद कर रही है कि आप नर्सिंग में ऐसे काम करें जैसे कि आप नेक्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो और पेशेंट की सेवा मानवता की सेवा है। तो आप कहोगे भाई साहब 7,000 के अंदर तो हम आ रहे हैं, उतना ही बहुत है, जितना काम करेंगे उतना काफी है। हाँ, 70,000 दोगे तो हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सो ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन जरूरी। यदि अच्छा काम करवाना है तो अच्छा पे करना पड़ेगा, अच्छा पे करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा पेमेंट के बाद अच्छा काम होगा, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है, पर अच्छा पैसा दोगे तो अच्छा काम हो सकता है। इसीलिए डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर सैलरीज थे ज्यादा, सैलरीज थी ज्यादा। अब इसके अलावा और नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल में दो अप्रोच होती है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या? एक ही आदमी के पास सारी पावर, वही सब लोगों को ऑर्डर दे। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। एक आदमी ने आगे 2 लोग असिस्टेंट रखे, फिर इसके 3 लोग असिस्टेंट है, इसके भी 3 लोग असिस्टेंट है, फिर इसके 2 लोग असिस्टेंट है, इसके 2 लोग असिस्टेंट है, फिर ये आगे 5 लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया? पावर का विकेंद्रीकरण हो गया। जैसे सत्ता का केंद्रीकरण है, मतलब एक आदमी जैसे किसी देश पे किसी संगठन ने हमला करके कब्जा कर लिया, अब सारे रूल वही बना रहे, पब्लिक का कोई नहीं सुन रहा, तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पंचायतों के गांव में अलग चुनाव होते हैं, वो सरपंच चुनते, तहसीलों के अंदर अलग से प्रधान चुना जाता, जिलों के अंदर अलग से जिला प्रमुख चुनाया जा रहा, एमएलए होता है, विधानसभा होती है, राज्य की अपनी खुद की सरकार होती है, फिर केंद्र के अंदर एमपीज होते हैं, उनकी खुद की सरकार होती है। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंट वाइज। जैसे एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें मान लो एक सर्जरी का डिपार्टमेंट है, तो सर्जरी का हेड डिपार्टमेंट चला रहा होता है, मेडिसिन या ऑर्थो का हेड अपना डिपार्टमेंट चला रहा है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक छोटा प्राइवेट क्लिनिक है, वहां सारा मालिक खुद ही डिसाइड करता है, तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। वो क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन। तो दोनों का मिक्स होना चाहिए, कुछ चीजें सेंट्रलाइज्ड, कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज्ड, जिससे काम तेज गति से हो, अब इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल का मतलब क्या होता है? रैंक। जैसे आप वार्ड में हो एक नर्सिंग ऑफिसर, तो आपके ऊपर है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर,
उसके ऊपर है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके ऊपर हो सकता है डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी नहीं हुआ तो उसके ऊपर हो सकता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और उसके ऊपर हो सकता है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। अब एक नर्सिंग ऑफिसर को यदि लीव लेनी है या कोई एप्लीकेशन देनी है तो वो सीधा सीएनओ के पास नहीं जाना चाहिए या वो सीधा एएनएस के पास नहीं जाना चाहिए। उसको पहला जो स्केल होगा, जो लेवल होगा जहां उसको अप्लाई करना होगा, वो किसको अप्लाई करेगा? अपने वार्ड इंचार्ज को, जिसको हम कहेंगे एसएनओ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उसका इमीडिएट लेवल है। अब ये क्या करेंगे, जब मान लो सीएनओ को कोई ऑर्डर देना होता है तो वो इस लेवल से ही नीचे की तरफ पहुंचेगा। लेकिन होता क्या, इंडिया के अंदर कुछ चापलूस होते हैं, कुछ लोगों की लीव एसएनओ ने मना करी तो उन्होंने एएनएस की चापलूसी करके उनसे सीधा अप्रूव करवा लिया। कुछ ऑर्डर एएनएस को एसएनओ के थ्रू देने होते हैं लेकिन उन्होंने सीधे अपने चापलूस नर्सिंग ऑफिसर्स को ही दे दिए। तो इसीलिए जब स्केल मान लो टूट जाती है इस प्रकार की तो फिर दिक्कतें हो सकती है। इट मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपरवाइजर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ये हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक की तरफ सुपरवाइजर इस तरह से आते हैं और वो अपना लेवल मेंटेन रखना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट में जो भी फाइल जाती है आपको अक्सर लिखा हुआ मिलेगा कि थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब क्या है कि आप अपने एचओडी या बॉस को पहले बताओगे, फिर वो आगे फॉरवर्ड करता जाता है। इसको कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो इसको कहते हैं स्केलर चेन। एक चेन बनी हुई है, उसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना है तो इंस्टीट्यूट ग्रो करे। और इसमें होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस। जहां हर एक चीज का सीक्वेंस तय है कि पहले ये काम करेगा, फिर ये एकदम से प्रोसेस डिफाइंड होता है, वो कंपनी में काम फास्ट होता है। सो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर झाड़ने वाला नहीं है। इस ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, ऑर्डरली मैनर में सिस्टमेटिक तरीके से काम हो। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, इसको कहते हैं सीक्वेंस और ऑर्डर। नहीं तो एक टॉपिक इधर से पकड़ के आधा घंटा इधर उधर गोल गोल घुमाया, दूसरा टॉपिक कहीं और से उठाया, आधा घंटा और टाइम पास करा, बच्चे बहुत खुश की वाह क्या पढ़ाया। बाद में घर जाके सोचते हैं आज क्या पढ़ाया, तो बोलते यार आज क्या पढ़ाया, और बाद में पता चलता है कुछ भी याद नहीं आता। तो ऑर्डर या सीक्वेंस के बिना कंपनी तरक्की नहीं कर सकती। इसके साथ साथ होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब होता है बराबरी। अब बराबरी किस आधार पर होनी चाहिए? मेरिट या काम के हिसाब से। ये नहीं कि ये बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, ये तो बड़ा हैंडसम दिख रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा सबक सिखाते, नहीं। एटीट्यूड या उसका पर्सनल अलग होगा, आपको प्रोफेशनली सिर्फ उसको जज करना है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और मेरिट क्या होना चाहिए? काम। मेरिट होना चाहिए काम। तो गधे को गधे की तरह और घोड़े को घोड़े की तरह ट्रीट करना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहलाता है। सो यहां पर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट केस। या मेरे लिए कौन वाहवाही करता है उसको आगे बढ़ा दो, और ये तो मेरी वाहवाही नहीं करता है इसको पीछे रख लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा जहां होता है वो देश तरक्की नहीं करता। टैलेंटेड लोग होंगे वो देश छोड़ के चले जाएंगे या कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो इस तरीके से दिक्कतें आ सकती है। और इसके साथ साथ आता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, और कार्यकाल में हम क्या चाहते हैं? अनलिमिटेड कार्यकाल। अनलिमिटेड कार्यकाल मतलब हम बनना चाहते हैं इंडिया के अंदर सबको चाहिए परमानेंट जॉब। क्या चाहिए? परमानेंट जॉब। और जब आपको जॉब यानी अपनी कुर्सी की चिंता नहीं होगी तो आप काम पे ध्यान दोगे। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल बहुत जरूरी है। उनको बोलना जब तक तुम काम करेगा तब तक तुम्हारे जॉब को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इंडिया में होता क्या है, ज्यादातर जगह, क्योंकि इसीलिए हम एक प्रोफेशनली कंपनी चलाने वाली कंट्री नहीं बन पाए। इंडिया के बहुत गिने चुने कंपनीज है जो वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज में आते हैं, और इसका ज्यादातर कारण है कि मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, किसी आलू ने बनाई, अब उस आलू का बेटा कालू उसका अध्यक्ष बन सकता है, और उस कंपनी में यानी उस पार्टी में जो टैलेंटेड नेता है वो नहीं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उनके परिवार का ही बनेगा।
तो ये पार्टी कभी कंपनी की तरह काम करके तरक्की कर सकती है क्या? नहीं। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कुर्सी बचाने में ही लगे रहेंगे लोग, चापलूसी करेंगे बॉस की और कुर्सी बचाने के लिए अनेक प्रयास करेंगे, इसलिए वो जोर लगा के कंपनी को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जापान के अंदर, जब जापान इतना विकसित देश क्यों बना कि जापान में कुछ गवर्नमेंट जैसा काम करने नहीं जाते लोग, वो किसी भी कंपनी में जाती है तो कंपनी उनको कहते हैं भाई चिंता मत कर, तेरे रहने खाने का, तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का और तेरे हेल्थ का ध्यान हम रखेंगे, तू बस सिर्फ काम कर मन लगा के। तो अब आदमी मन लगा के काम कर रहा है, जब मन लगा के काम कर रहा है तो कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए जापानीज कंपनी दुनिया के अंदर टॉप ब्रांड के अंदर आती है। अब यहाँ इंडिया के अंदर हम पैसा ज्यादा कमाते हैं, कंपनी से पैसा खाने की सोच रहे हैं, फिर बोलेंगे सर क्यों पैसा खा रहे हो, तो कहोगे साहब बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादियां करवानी है, बच्चों को कोई बीमारी हो गई तो इलाज करवाना है, बुढ़ापे के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आप पूरा ध्यान इन्हीं पैसा जमा करने में रहेगा, काम पे नहीं रहेगा। लेकिन डेवलप कंट्रीज और बड़ी कंपनीज क्या कर रही है, कर्मचारी को बोलते हैं तुम काम करो, तुम्हारी सारी जरूरतें हम पूरी करेंगे, तो आदमी काम पे फोकस करेगा और वो कंपनी दुनिया की टॉप कंपनीज के अंदर आ जाती है। अब जब आपको पता चला ये सब मैनेजमेंट का ही खेल है, ये सब मैनेजमेंट का ही खेल है, और जब तक इंडिया इस तरह से प्रोफेशनली मैनेज नहीं होगा तब आप देख लो कि हमारा आगे जाना कितना मुश्किल है। इसलिए मैनेजमेंट हर किसी को आना चाहिए, एग्जाम के लिए नहीं। ये प्रिंसिपल 150 सालों से 1860 में दिए हुए प्रिंसिपल आज भी अपन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये रेलेवेंट है आम जीवन के अंदर भी। और नेक्स्ट जो होता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ये बहुत जरूरी है। इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना, और टीम के अंदर ऐसा कोई आदमी होना चाहिए जो नया सोचे। अपनी क्लास में हम कुछ भी पूछते हैं, चलो ये बताओ, हाथ खड़े करो, तो सारे बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, क्योंकि अपने को इनिशिएटिव लेना आता ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। और किसी एक ने मान लो कुछ बोलने की कोशिश भी करी तो बाकी सारे उस पर हंसते हैं, हा 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 हा। तो जो इनिशिएटिव लेता है उसको डिस्करेज करते हैं। जैसे मान लो कोई मीटिंग होती कंपनी की और उसमें किसी कर्मचारी ने कहा कि सर हम ऐसा नया करते हैं, तो नया करते हैं ऐसा आइडिया दिया, तो आगे लोग क्या कहेंगे, बाकी बोल बोले मत 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 बोल, हमारा काम बढ़ जाएगा, क्यों आइडिया दे रहा फालतू में। और मान लो किसी ने नया आइडिया दे दिया नया, तो बॉस क्या कहेगा, अच्छा नया आइडिया तो तू ही कर। जो नया आइडिया देता वही मरता, उसी पे काम आता जाता, और बाकी जो चुपचाप बैठे हैं वो सिर्फ आते हैं जाते हैं सैलरी लेते हैं, आते हैं जाते हैं सैलरी लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, नया क्रिएटिव आइडियाज जहां नहीं होंगे वो कंपनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और बड़ी ग्रोथ नहीं कर सकती। समय के साथ आपको नोकिया याद है, नोकिया एक टाइम पे हर घर में नोकिया का फोन हुआ करता था, और आज आपको दिख नहीं रही, क्योंकि वो इनोवेट नहीं कर पाए, नए आइडियाज नहीं जनरेट कर पाए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, अब जो आखिरी प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉप्स। स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब है संगठन में ही शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। इसको कहते हैं वी फीलिंग, कि हम एक है, वी फीलिंग, और या फिर टीम फीलिंग, टीम स्पिरिट, ऐसे नामों से जानते हैं। तो एक कंपनी जैसे एक परिवार, जैसे हम एक परिवार के सदस्य हैं तो हमें अपनापन होना चाहिए, वी फीलिंग होनी चाहिए, और एक दूसरे को कोई जरूरत पड़े तो हाथ बटाना चाहिए। किसी के साथ किसी ने कुछ बोल दिया तो अपन वहां उसको घेर के खड़े हो जाते, भाई हमारा आदमी है, इसको कैसे बोला। या किसी ने अपनी कंपनी के बारे में कुछ बुरा बोला तो अपन बोल सकते हैं कि नहीं, आपको इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये मेरी कंपनी है और आपको पता नहीं है इस कंपनी के अंदर कितने उसूल है, ये कितना प्रयास कर रहे हैं। सो वो वी फीलिंग होनी चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हर जगह हमारे साथ खड़े होने चाहिए, वी फीलिंग, यस ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ये हमारे टीचर्स है, ये हम इनके साथ खड़े हैं। तो वो होगी स्पिरिट डिकॉप्स। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा जरूर करते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे जहां भी आपको संगठन की शक्ति दिखानी होती है, आप खड़े हो जाते हैं बैनर उठा के, यस कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा तो कोई भी टारगेट इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी टारगेट इम्पॉसिबल नहीं है। और अपने गोल को हम अचीव करके ही रहेंगे। और ये है हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स
तो आप लोग अपने जीवन पे भी ये लागू करने की कोशिश करिए। अब इसके साथ आपको कुछ और पॉइंट पूछा जाता है। फेयोल ने क्या करा कि मैनेजमेंट के अंदर रोल्स को अलग अलग करा, और रोल्स को अलग अलग करा, रोल और एक्शन को डिस्टिंग्विश करा और उसको 5 एलिमेंट्स में बांटा। 5 एलिमेंट्स मतलब घटक, एलिमेंट्स मतलब घटक। उन्होंने मैनेजमेंट के काम क्या है उसको 5 घटकों से समझाने की कोशिश करी। और इसके अंदर पहला एक कंपोनेंट था, वो था प्रीवॉयंस। ये बहुत जरूरी है, प्रीवॉयंस। प्रीवॉयंस का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट एंड प्लान। फोरकास्ट एंड प्लान। और फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? आगे की सोचना, भविष्यवाणी। जैसे आज अपन देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है इंडिया के अंदर, बिजली का संकट आ रहा है, तो जो दूरदर्शी होंगे, तो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो जो कंपनी आज इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा बना रही है तो वो कंपनी चल जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना रही है, पुराने जमाने की कार बना रही है, तो वो कंपनी शायद ना टिक पाए। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला होता है फोरकास्ट और प्लान कि कल क्या होने वाला है। इसलिए हम यदि आपको आगे कैसा पेपर आएगा वो पढ़ाएंगे तब आप सिलेक्ट होंगे। पिछला पेपर ऐसा आया था, पिछला पेपर ऐसा आया था, वो वही सिर्फ करते रहेंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। हमें हमेशा आगे की सोचना है कि आगे क्या हो सकता है, तो ये प्रीवॉयंस कहलाता है। दूसरा, ऑर्गेनाइज। आपके पास, आप देख रहे होंगे कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर एक टीम जिसके पास काफी उम्रदराज खिलाड़ी है, वो यदि अपने सीमित संसाधनों का बढ़िया ऑर्गेनाइज करके यूज करते हैं तो वो उस टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। दूसरी टीम के पास बहुत यंगस्टर और देश और दुनिया के टॉप बैट्समैन बॉलर भरे हुए हैं, लेकिन हो सकता है वो उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, तो वो शायद फाइनल तक ना पहुंच पाए। तो इसीलिए आप अपने बेस्ट संसाधनों को ऑर्गेनाइज करना। फिर टू कमांड। अपन देखते हैं युद्ध के अंदर बड़ी फौज नहीं जीतती, जो फौज अच्छे से कमांड होती है। कई बार अपने 20-30 फौजियों ने किसी 2-3 हजार फौज वाले देश को भी रोका है, क्योंकि उनका कमांडर इस तरीके से आगे खड़ा उनको कमांड कर रहा था, ऐसी रणनीति बना रहा था, चक्रव्यूह बना रहा था कि सामने वाले फंस गए। सो ये होता है टू कमांड। फिर होता है टू कोऑर्डिनेट, तालमेल। अपना बेस्ट पर्सन किधर लगाना है उसमें तालमेल करते रहना। और इसके साथ साथ टू कंट्रोल, कि कोई भी इधर उधर ना चला जाए, टाइट कंट्रोल रखें, चीजों को अपने अपने हद में रखें। तो ये मैनेजमेंट के 5 एलिमेंट है जो कि फेयोल ने बताए एलिमेंट के तौर पे। ये 5 एलिमेंट अलग है, लूथर गुलिक वाले एलिमेंट अलग है, फेयोल ने भी 5 एलिमेंट्स बताए थे। इसके बारे में कोई पूछे तो आपको ये याद रखना है। अब जब अपन ने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो ज्यादातर टाइम आपको फेयोल वाले प्रिंसिपल भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ फिनर ने भी प्रिंसिपल्स दिए। फिनर के प्रिंसिपल्स में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम याद करेंगे यहाँ पर। इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स तो मिलते जुलते हैं, जैसे वननेस का मतलब एकता, संगठन। दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशलिज्म एंड होल। ये बहुत जरूरी। कैसे? देखिए, आपकी एक नर्सिंग ऑफिसर्स की टीम है, उसमें कुछ सीनियर है, कुछ जूनियर है, कुछ अभी फ्रेशर्स है। तो मान लो कोई सेंट्रल लाइन लगानी और किसी से नहीं लग रही है, तो अपन एक ऐसी टीम में जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको जरूर ढूंढते हैं और बुलाते हैं, और अपने को पता है वो सुपर स्पेशलिस्ट है, उसने ये काम अच्छे से कर रखा है, शायद ये लगा ले, तो वो होता है स्पेशलिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम वही करे, हमें एज ए होल टीम भी काम करना चाहिए। इसके अलावा एक होता है हायरार्की एंड रेजिमेंटेशन। ये वर्ड आपको याद रखना है, हायरार्की का क्या मतलब होता है? हायरार्की का मतलब होता है रैंक। जैसे आर्मी में होता है ना, ऐसे अपने नर्सिंग में भी जो रैंक है, आपको अपना हायरार्की और रैंक मेंटेन करके रखना है। बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को साथ लेके चलना है। जो आपके ऊपर होते हैं, मान लो आप यहाँ पर हो, जो आपके ऊपर होते हैं उनको हम कहते हैं सुपीरियर्स। मैनेजमेंट की भाषा में वो आपसे ऊपर है पोस्ट में, तो वो होते हैं सुपीरियर। और आपके नीचे जो है उसको हम इंफीरियर नहीं कहेंगे, नीचे मतलब सब जो आपके नीचे काम करते हैं
वो होते हैं सब ऑर्डिनेट। क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट। और जो आपके बराबर में होते हैं, वो बराबर में होते हैं, उनको हम को वर्कर्स कह सकते हैं, या फिर हम उसको कलीग नाम से कह सकते हैं। को वर्कर। को वर्कर एक बड़ा वर्ड है और आपकी रैंक में सेम है तो वो आपके साथ काम कर। तो इस तरीके से आपको ये देखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है हौसला। इसीलिए यहां पर फिनर ने एक प्रिंसिपल दिया जो फेवल के उसमें नहीं था, वो है प्रिंसिपल ऑफ मोरल। यदि आपका हौसला हाई है ना, यदि आपका जोश हाई है ना, तो आप किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। और एक फौज जिसके पास परमाणु हथियार है, जिसके पास अत्याधुनिक टैंक है, लेकिन हौसला ही नहीं है, तो वो मैदान छोड़ के भाग जाएगी। इसीलिए हम आपका हथियार तो दे रहे हैं, नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन साथ में क्या दे रहे हैं? हौसला। कि आने दो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन जैसा भी हो, पेपर जैसा भी हो, परिस्थितियां जैसे भी हो, मेरा जोश हाई है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मोरल हाई है। इसीलिए मोटिवेशन, हौसला हाई होगा जिस कंपनी के एम्प्लॉय का, वो अच्छा काम करे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी क्या है? अफसरशाही। अफसरशाही। ब्यूरोक्रेट्स मतलब ऑफिसर्स होते हैं। अब यहां पर इंडिया के अंदर आप देखो, एक फाइल यहां जा रही, दूसरी यहां जा रही, टेबल से टेबल, टेबल से टेबल फाइल जाती, क्योंकि इतने अफसर है तो वो फाइल अटक जाती, काम फास्ट नहीं होता। तो सही ब्यूरोक्रेसी या सिस्टम अफसरशाही का सही होगा, वो कंपनी तरक्की करेगी। और ये सिस्टम फॉल्टी होगा तो करप्शन ही करप्शन होगा। और नेक्स्ट होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। जहां आप बहुत सारे मैनेजर रख लोगे ना, तो ये मैनेजर वो मैनेजर वो मैनेजर, काम करने वाला कोई नहीं, सब मैनेजर ही मैनेजर बने पड़े। तो बहुत ज्यादा मैनेजर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पढ़ाई यदि आप खुद से कर रहे हो तब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो। लेकिन टीचर ने कहा तब पढ़ो, घर वालों ने कहा तब पढ़ो, तब थोड़ा सा पढ़ लिया, एग्जाम आया तब पढ़ लिया, तो तरक्की नहीं होगी। सो हमें सबको खुद को क्या सीखना है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये एडमिनिस्ट्रेशन आप कोई कंपनी खोल के चलाओ जरूरी नहीं है, खुद का बेस्ट कैसे बाहर लाना है, इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। सो ये कुछ स्पेशल प्रिंसिपल्स जो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही जो एग्जाम में मेन क्वेश्चन आता है आप लोगों के, वो है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एलिमेंट्स कितने हैं? और अपना पूरा मैनेजमेंट जो है वो इसी के आसपास होगा, इसी के आसपास होगा। और यहां पर आपको याद रखना है 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स किसने दिए? तो आपको याद रखना है लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक ने कब दिया? 1937। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का आपका सिलेबस इन्हीं 7 एलिमेंट्स में। और इन 7 एलिमेंट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक एक्रोनिम में लिखते हैं। वो एक्रोनिम क्या है? वो एक्रोनिम क्या है ऐसा पूछा जाए तो आपको बताना है पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब। ये पोस्ट कॉर्ब कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं POST CORB। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहां पर 8 है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि CO ये एक ही वर्ड है, इसलिए टोटल कितने हो गए? 7। यानी कि POSTCORB, पोस्ट कॉर्ब, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 7 एलिमेंट। और ये 7 एलिमेंट किसने दिया? लूथर गुलिक ने 1937। 7 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो P से क्या होगा? P से पारो नहीं, P से प्लानिंग। यस, बिना प्लान सब फेल है। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यदि आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप फेल होने का ही प्लान कर रहे हो। अब प्लानिंग के बाद O से क्या आएगा? ऑर्गेनाइजिंग। O से ऑर्गेनाइजिंग। S से क्या होगा? S से क्या होगा तो आपको बताना, स्टाफिंग। स्टाफिंग। D से क्या होगा? D से होगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग। उसके बाद CO एक साथ है, CO से क्या होगा? कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग नहीं होगा तो कोऑर्डिनेटिंग। क्या याद रखना है? कोऑर्डिनेटिंग। तालमेल। तालमेल नहीं होता तो रनआउट हो जाता है दूसरे वाला प्लेयर। कोऑर्डिनेटिंग। और R से नर्सिंग के अंदर बहुत रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है।
सो आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। सो कंपनी होगी, संस्थान होगा, उसको एक गोल होगा, गोल को अचीव करने के लिए उसको प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान को सीक्वेंस में डालना होगा, ऑर्गेनाइज एक संगठन बनाना पड़ेगा, संगठन में लोग रखने पड़ेंगे यानी कि स्टाफ रखना पड़ेगा, उन स्टाफ को दिशा निर्देश देता रहना पड़ेगा यानी कि डायरेक्टिंग, वो आपस में तालमेल से चले यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, वो अपने अफसर को बताते जाए क्या हो गया है कितना बाकी है यानी कि रिपोर्टिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि काम करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसे को कहेंगे हम बजटिंग। क्या कहेंगे? बजटिंग। सो ये पोस्ट कॉर्ब 7 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय लूथर गुलिक इन 1937। अब इसमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, शॉर्ट के अंदर, कि भाई ये सब है क्या, ये सब है क्या। तो एक एक करके इनको डिस्कस करें। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर हम, विच आर नॉट द टाइप ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के भी कई टाइप्स होते हैं, इसमें से कौन सा प्लानिंग का टाइप नहीं है, नहीं है ये बताना है। डायरेक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और मैनेजरियल, कौन सा प्लानिंग का टाइप नहीं है। तो आपको याद है प्लानिंग के 3 टाइप्स मेनली होते हैं, डायरेक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल। मैनेजरियल प्लानिंग जैसा ऐसा कोई डायरेक्ट प्लान नहीं होता, मैनेजरियल प्लानिंग जैसा कोई प्लान नहीं होता। सो आंसर क्या है यहां पर? डी, डी इज द राइट आंसर। ऑपरेशनल प्लान होता है, ऑपरेशनल प्लान होता है, आप सी लिख रहे हो वो गलत है। कैसे? कैसे ये मैं थोड़ी देर में समझा देता हूं, ये थोड़ी देर में समझा देता हूं। आपका प्लानिंग ही गलत है, आपने एक सी देगा बाकी सारे छी 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 कर दिए। ऑपरेशनल प्लान होता है, मैनेजरियल प्लान नहीं होता। कैसे? वो मैं भी क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अब आप डी 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 की लाइन लगा दो, डी 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 की लाइन लगा दो। तो यहां प्लानिंग क्या चीज है? हम सारे प्लान करते रहते दिन भर, कुछ लोग तो इतना प्लान करते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि आज कौन सा प्लान फॉलो करना है। आप लोग प्लान करते हो ना, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, इतनी देर तक पढ़ूंगा, यहां से पढ़ूंगा, ये खाऊंगा, पता नहीं कौन से प्लान। तो प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। आपको कुछ करना है और आपने एडवांस डिसाइड कर दिया, एडवांस डिसाइड कर दिया कि क्या करना है। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो आपने तय कर लिया कि दिवाली के दिन क्या क्या कोई मिठाई बनाने वाले हैं या लाने वाले हैं या कौन सा कपड़ा पहनने वाले हैं। सो प्लानिंग इन एडवांस, सो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इज प्लान। यस, अब आपको याद रखना है कि प्लानिंग के टाइप, क्योंकि सारी प्लानिंग आप नहीं करते कि दिवाली पे क्या करना है, आपके पापा मम्मी घर के बड़े ये तय करेंगे, उसमें से आप एक छोटे प्लान का हिस्सा हो सकते हो। और ज्यादातर टाइम आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि करना क्या है, आपको सिर्फ बताया जाएगा यहाँ झाड़ू लगा दो, यहाँ सफाई कर दो, है ना, यहाँ लाइटें लगा दो, ये सामान ले आओ, शायद यही काम आए। खैर कोई नहीं। सो प्लानिंग के लेवल्स होते हैं, प्लानिंग के लेवल्स होते हैं और टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो एक संस्थान होता है, जैसे मान लो एम्स है, सो एम्स को चलाने के लिए एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है। जैसे मान लो जिसमें डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये लोग होते हैं। तो सबसे ऊपर की जो प्लानिंग होती है, टॉप लेवल की प्लानिंग, उसको कहते हैं डायरेक्शनल प्लानिंग। क्या कहते हैं? डायरेक्शनल प्लानिंग। ये हाईएस्ट लेवल की प्लानिंग। आप याद रखना, संस्थान का हाईएस्ट आदमी जैसे डायरेक्टर होता है, मान लो एम्स के अंदर मान लो डायरेक्टर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे काम करने वाला व्यक्ति। तो वो जो प्लान करता है, हाईएस्ट लेवल की प्लानिंग होती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्शनल प्लानिंग, डायरेक्शनल प्लानिंग। और अब जब आपको पता चला कि डायरेक्टर के बाद जो मिडिल लेवल वाले हैं, जैसे मान लो हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मेडिसिन के एचओडी को बताया, डायरेक्टर ने बताया ये काम करवाना है मेडिसिन के एचओडी को, तो मेडिसिन का एचओडी अपनी टीम को बताएगा और वो टीम के लोग काम करेंगे। तो मिडिल लेवल पे कौन सा प्लानिंग आता है? हाईएस्ट लेवल पे तो आपको पता चल गया डायरेक्शनल प्लानिंग। अब मिडिल लेवल पे कौन सी प्लानिंग आती है?
तो आपको एक वर्ड याद रखना, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि डायरेक्शन को मानता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है एओ, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये एओ क्या करेगा, ऑर्डर निकालेगा। फिर डायरेक्टर ने कहा कि ये ऑर्डर निकालना है अपने को, ये इंप्लीमेंट करवाना है। तो इसके साथ साथ आपने देखा कि मिडिल लेवल प्लानिंग को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। जैसे मान लो नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को डायरेक्टर ने कोई ऑर्डर दिया कि ये सिलेबस इंप्लीमेंट करवाना है, तो कमिटी डायरेक्शनल प्लानिंग। नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग हॉस्पिटल का कोई मैनेजमेंट हुआ तो मिडिल लेवल का। अब उसको काम करेगा कौन, सिलेबस में जो चेंज आया उसको पढ़ाएगा तो टीचर ही पढ़ाएगा, टीचर। तो इस एचओडी या प्रिंसिपल ने अपने टीचरों को बुला के बता दिया देखो ये ऐसे पढ़ाना है, तो हर टीचर पढ़ाने के लिए अपने एक व्यक्तिगत प्लान बनाएगा। तो इस प्लान को हकीकत में जो उतारेगा वो लास्ट लेवल वाला होगा, और लास्ट लेवल को हम कहेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब एक्चुअल में वो काम कर रहा है, और एक्चुअल में जो काम करता है उसको कहते हैं एक्शन प्लान, एक्शन प्लान। और ये है लोअर लेवल प्लानिंग, लोअर लेवल प्लानिंग। अरे मैं बता रहा था टॉप लेवल की दीपावली की प्लानिंग, और बीच में कुछ करवा चौथ वाले आ गए तो वो अपना इंडिविजुअल प्लान बना रहे होंगे कि कैसे बड़ी से बड़ी गिफ्ट हासिल की जाए, है ना। एनीवेज, सो अब आपको पता चल गया यहाँ पर ये 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं मेनली प्लानिंग के। सो हाईएस्ट लेवल पे डायरेक्शनल, मिडिल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक्शन लेवल या लोअर लेवल पे ऑपरेशनल प्लान। अब आपको पढ़ना है, और आपको यदि पढ़ना है तो आप अपना एक व्यक्तिगत प्लान खुद बनाओगे। आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। क्या बनाओगे, स्ट्रेटेजी। कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से वीडियो से पढ़ना है, फ्री का पढ़ना है, खरीद के पढ़ना है ना, और कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक छोड़ देना है, रिस्क ले लेंगे। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हो कि नहीं, स्ट्रेटेजी। सो ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर जो व्यक्तिगत प्लान होता है उस पर्टिकुलर आदमी का, जैसे अभी ये लोग करवा चौथ वाले ये स्ट्रेटेजी बना रहे कि कैसे गिफ्ट तक पहुंचा जाए, और जो नहीं देना चाह रहे होंगे वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे गिफ्ट को सस्ते से सस्ता रखा जाए। तो ये स्ट्रेटेजी होती है अपनी। तो यहाँ एक और वर्ड होता है जिसको लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कई जगह अलग दी हुई है, लेकिन ये ऑपरेशनल प्लानिंग का ही हिस्सा है। और जब आप कोई प्लान बनाते हो ना, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, एटीएम लूटने वाला, एटीएम लूटने का किसी ने प्लान बनाया, मान लो, हालांकि बनाना मत, रिस्की है। तो आप अपने प्लान का एक एनालिसिस करते हो, और इसके लिए एक वर्ड होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या? कई बार आप देखते हो ना, अपना प्लान बनाते तो यार फेल तो नहीं होगा, और प्लान का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, स्वॉट एनालिसिस। दशहरे वाले अपने किसी घर में रावण जो है उसको जला देना भाई, अब पता नहीं रावण कौन मिलेगा आपको। फिलहाल हम सिंबॉलिकली बुराई का दहन करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, तो वो भी प्लान कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या? आपने कोई प्लान बनाया तो आप उसके बारे में सोचते भी हो। क्या सोचते हो? उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्वॉट का मतलब क्या होगा? आप उस प्लान का स्ट्रेंथ देखोगे, यस ये मेरा प्लान कितना फुल प्रूफ है, इसकी खूबियां क्या है। और मान लो ये प्लान कहीं कमजोर पड़ गया तो उसकी वीकनेस क्या है। और जब आपको वीकनेस पता चल गई कि 10% फेल होने के चांस है, तो आप रिस्क लोगे। क्या लोगे? रिस्क। तो आप देखोगे इसमें अपॉर्चुनिटी मतलब मौका कितना बड़ा है, और थ्रेट कितना है, बैरियर और चैलेंजेस। थ्रेट मतलब बैरियर और चैलेंजेस, और थ्रेट आ गया, बैरियर आ गया, तो उसको पार करने के आपके पास क्या उपाय है, आपके पास क्या उपाय है, ये याद रखना है। अब जब आपको पता चला कि यहाँ स्वॉट एनालिसिस, आप अपने हर किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एनालिसिस करते रहते हैं, तो मोटे तौर पे आपको उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए आपके प्लान की। लेकिन साथ साथ आप कोई भी प्लान फुल प्रूफ नहीं हो सकता, और उसकी कुछ वीकनेस है, लेकिन उस वीकनेस में भी आप रिस्क लेके उसमें से मौका देख रहे हो, अपॉर्चुनिटीज, और फिर आप उसको जो थ्रेट्स है उसको भी ओवरकम कैसे करोगे, बैरियर और चैलेंजेस को, वो भी याद रखना। सो ये प्लानिंग के लेवल्स और टाइप्स, प्लानिंग के लेवल्स और टाइप्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्लानिंग के बाद पोस्ट कॉर्प के अंदर पी के बाद आएगा ओ,
ओ से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक संगठन होता है, ये है उसका प्लान और ये है उसका गोल, अब यहां तक पहुंचना है। तो बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि मंडे को एक्सरसाइज करूंगा, मंडे को पढ़ाई करूंगा, फिर शादी आ गई, वहां चले गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता। तो क्या करते, अक्सर हम भटक जाते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। सभी के पास 24 घंटे ये जीवन में, लेकिन सफल वो बनता है जो इन 24 घंटों का बेस्ट इस्तेमाल करे। 8 घंटे सोने के बाद, 8 घंटे सोने के बाद या 6 घंटे सोने के बाद। सो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक संगठन, एक संगठन जो गोल तक पहुंचने के लिए काम कर। जैसे हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम सबका एक गोल है कि आप लोग आगे एग्जाम क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। तो अब जब अपन ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में बी डिफाइंड एज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर्मली मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से, फॉर्मल वे, फॉर्मल का मतलब है एक सही तरीका जो बताया हुआ है, लिखा हुआ तरीका है, उसको फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन जिसका एक कोई हेड होगा, जिसमें कुछ लोग होंगे जिनका काम डिफाइंड होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन। हु हैव आइडेंटिफाइड टास्क, यानी कि उनको अपना रोल पता है, एंड हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, उन ग्रुप ऑफ पीपल के एक फिक्स पर्पस है, उनका एक गोल है, और वो एक साथ मिलकर अपने तय रोल को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन। फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक छोटी कंपनी है, हम सब मिलके अपने परिवार का दिन अच्छे से निकले इसका प्रयास करते रहते हैं कि नहीं? वेरी गुड। अब जब आपको पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉइंट्स, जैसे यहां ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अंदर आपको 4 पी पूछ सकते हैं, पी 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 पी। ये 4 पी क्या है? 4 पी जो है, 4 पीज आर द रिक्वायरमेंट टू फॉर्म द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोग एक साथ क्यों आएंगे, एक संगठन क्यों बनेगा? तो पहला पी जो है वह पर्पस। पर्पस मतलब हमारा गोल, हम साथ काम क्यों कर रहे हैं? आप सुन रहे हो मेरे को, इसका एक पर्पस है। पर्पस अब की बार नॉर्सेट पार, ये एक पर्पस है हमारा। तो एक पी तो होगा, तभी वो लोग साथ में आके काम करेंगे। बिना पर्पस का संगठन, बिना पर्पस का संगठन एक भीड़ जैसे होगा, वहां एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, किसी को गोल से कोई मतलब नहीं। दूसरा पी होगा प्रोसेस। यस, आपका गोल ये है तो यहां तक पहुंचने का रास्ता, प्रोसेस। ये प्रोसेस होगा कि आपको काम करना है तो इसी तरीके से ही करना है, वरना यहां नहीं टिक पाओगे। तो आप इस गोल के लिए हमारे साथ यदि जुड़े हुए हो तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है कि इतना पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, और पढ़ना ही पढ़ना है, और कोई विकल्प नहीं है। तो दूसरा पी हो गया प्रोसेस। तीसरा पी होगा पर्सन और टारगेट ग्रुप। पर्सन और टारगेट ग्रुप, कोई कंपनी किसी के लिए काम कर रही है तो उनका जो ऑडियंस है, उनका जो ग्राहक है वो कौन है, या उनके बेनिफिशियरीज कौन है, इनके काम से किसको बेनिफिट हो रहा है, कैसे उन लोगों की मदद की जाए। तो ये होगा पर्सन और टारगेट ग्रुप। तो पर्पस है नॉर्सेट, प्रोसेस है टीचिंग, टारगेट ग्रुप है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, और होगा प्लेस और सेटिंग, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन होगा उसका कोई एड्रेस तो होगा, अता पता। यस, प्लेस और सेटिंग, कि चाहे वो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन, ऑफलाइन ऑर्गेनाइज कर रहा हो, उसका एक प्लेस या जगह तय होनी चाहिए। सो ये 4 पी होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के, 4 खंबे जैसे, 4 पिलर जैसे। वेरी गुड। सो ये 4 पीज, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के आपने कई प्रिंसिपल्स देखे, ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ सिद्धांत फॉलो करने हैं। उनमें से कुछ फेमस प्रिंसिपल्स मैं आपको बता दूं। फेमस प्रिंसिपल्स के अंदर आपको 6 मेन प्रिंसिपल्स याद रखने।
और 6 मेन प्रिंसिपल्स में से एक इंपॉर्टेंट है कि संस्थान होगा तो उसमें हायरार्की, कौन बड़ा कौन छोटा कौन किसके ऊपर, ये सब तय होना चाहिए। और इसको कहते हैं हायरार्की। हायरार्की, हायरार्की मींस रैंक, रैंक ये तो तय होना चाहिए कि भाई एक हेडमास्टर है, 4 एसोसिएट प्रोफेसर है, 3 प्रोफेसर है, इस तरीके से डिसाइड रहता है, इस तरीके से डिसाइड रहता है। अब क्या होगा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसपे अक्सर क्वेश्चन आता है, वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या। देखिए एक टीचर है, मान लो वो आपको हॉस्पिटल में क्लिनिकल में जा रहा है, तो एक टीचर कितने स्टूडेंट को सुपरवाइज कर सकता है प्रभावी तरीके से। तो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो, मतलब सुपरवाइजर और उसके नीचे काम करने वाले लोग कितने हो सकते हैं, उसको आपको याद रखना है, उसको याद रखना है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब एक सुपरवाइजर प्रभावी तरीके से कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है अपने अंडर। तो ये डिपेंड करता है कि काम कैसा है, सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन कैसी है, और जो लोग काम सीखने आए हैं वो ऑलरेडी नए हैं या पहले से ही काम आता है उनको। तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ पीपल अ सुपरवाइजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज is called as span of control. Like one teacher can supervise 10 students in clinical area in hospital is span of control 1:10. जैसे मान लो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, वो सारे स्टूडेंट न्यू है, तो आपको क्या चाहिए, आपको ज्यादा टीचर चाहिए, मोर टीचर। अब एक फोर्थ ईयर स्टूडेंट है जिसको ज्यादातर काम ऑलरेडी आता है, तो फोर्थ स्टूडेंट है वो स्किल कुछ सीख चुका है, तो आपको टीचर चाहिए कम। ये भी एक बात होगी। मान लो एक जनरल वार्ड है, जनरल वार्ड है जहां पेशेंट ज्यादा सीरियस नहीं है, तो आपको सुपरवाइजर चाहिए कम। लेकिन एक आईसीयू है जहां काफी फैसले लेने पड़ते हैं, तो आपको सुपरवाइजर चाहिए ज्यादा। तो ये सब डिपेंड करता है। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब एक सुपरवाइजर के अंडर कितने लोग आइडियली रहने चाहिए, ये अलग अलग काम और जगह के हिसाब से अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। इसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। साथ ही एक प्रिंसिपल और है यहां पे जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, एकीकरण और विभक्तिकरण। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कई बार एक मेडिकल वार्ड वाला टीचर सर्जिकल वार्ड वाले बच्चों को भी सुपरवाइज कर लेता है साथ साथ, तो वो है इंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब और सुपरविजन को और छोटे छोटे भागों में बांट देना, तो वो होगा डिसइंटीग्रेशन। दोनों का मिक्सचर यूज करना, मिक्स यूज कर सकते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। साथ साथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, संगठन का भी केंद्रीकरण, प्रोसेस कुछ केंद्रीकरण होना चाहिए, कुछ फैसले सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही ले सकता है, कुछ पावर नीचे वालों को दे दो जिससे काम जल्दी हो जाए, तो यह डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मिक्स यूज करना चाहिए। साथ साथ यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड। तो ऑर्डर जो है वो एक जैसे होने चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक पॉइंट है, वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या, डेलीगेशन का मतलब है काम आगे दे दो। जैसे अपने क्रिकेट टीम में बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है, तो पुराने जमाने में आपने देखा होगा फील्डर भागते ही नहीं थे, वो दूर से ऐसे हाथ करते थे अगले वाले को, भाई तू लाना, वो आगे वाले को भाई तू देना, और वो बाहर दर्शक को ही कह देता था तुम ही लोग वापस फेंक दो। ये होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब काम आगे आगे देते रहो, काम आगे देते रहो मतलब खुद का काम आगे मत दो, जो आपके नीचे काम कर रहा है उसको कुछ काम दो आप, वो डेलीगेशन होता है एक्चुअली। तो आपने वो घर में पापा ने पानी मंगवाया, आपने छोटे वाले बोला छोटे पानी ला, तो आपको बोला था पापा ने काम, आपने आगे डेलीगेट कर दिया छोटे वाले को, सो ये डेलीगेशन। तो डेलीगेशन जरूरी है कुछ हद तक, लेकिन सारा ही काम आगे आगे ही देते जाओगे तो फिर खुद के पास कुछ काम ही नहीं बचेगा। सो डेलीगेशन कैसे करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, काम को आगे देना डेलीगेशन कहलाता है। अब जब अपन ने बेसिक प्रिंसिपल्स देखे ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप जाते हो हॉस्पिटल के अंदर तो ऐसा चार्ट बना हुआ रहता है, ये डायरेक्टर, फिर इसके नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर उसके नीचे सीनियर एडमिन ऑफिसर, फिर उसके नीचे एडमिन ऑफिसर, फिर इस तरफ
मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस आ जाएगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, फिर उसके सारे एचओडीज आ जाएंगे, फिर उस एचओडीज के अंदर उसका स्टाफ। तो इस प्रकार से बड़े बड़े चार्ट बने हुए रहते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कहलाती है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कई प्रकार की होती है। जैसे एक तो ऐसे टॉप टू बॉटम आ रही है, एक ऐसे पैरेलल है कि ये लगभग बराबर बराबर है। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम आता है। तो ये तो हुआ वर्टिकल। वर्टिकल वर्टिकल का मतलब क्या? वर्टिकल का मतलब क्या? ये टॉप है ऊपर, ये नीचे की तरफ जा रहा है, टॉप टू बॉटम, तो ये हुआ वर्टिकल। एक ऐसे हुआ जो आपके साथ साथ है, समानांतर है, समानांतर है, इस तरह से समानांतर है मतलब पैरेलल, आपके बराबर है, समकक्ष है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए आप एक वर्ड यूज करोगे हॉरिजॉन्टल। क्या? हॉरिजॉन्टल। सो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना के दिखाई जाती है कि कौन किसके इक्वल है, कौन किसके नीचे है, कौन किसके ऊपर काम कर रहा है। सो यहां जब आप देखें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो दो वर्ड्स याद रखने। क्वेश्चन आता है लाइन स्ट्रक्चर क्या है? लाइन स्ट्रक्चर का नाम होता है वर्टिकल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी बताया टॉप, ये इसके नीचे दूसरे वाले बॉटम वाले, ऐसे जो लाइन जा रही है टॉप टू बॉटम, इसको कहते हैं वर्टिकल या लाइन स्ट्रक्चर। वर्टिकल और लाइन स्ट्रक्चर क्या दिखाती है? तो आपको याद रखना है, इट परफॉर्म मेन फंक्शंस और कोर एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज। जो उस संस्थान का मेन काम होगा, कोर मुख्य फंक्शन, और वो होगा वो ये वर्टिकल स्ट्रक्चर ही करती है। और इसमें क्या होगा? इसमें आपको याद रखना है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, और पावर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे पावर कम होती जाएगी, ऑर्डर्स ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, उत्तरदायित्व। वो कैसे होगा? नीचे से ऊपर। यदि कोई फेल होगा तो जिम्मेदारी पहले नीचे वालों की, फिर ऊपर वाले की। यानी कि अकाउंटेबिलिटी मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम बॉटम। तो जवाबदेही है वो नीचे से ऊपर की तरफ, और ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ आते। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो वर्टिकल स्ट्रक्चर होती है अथॉरिटी, अथॉरिटी जो टॉप टू बॉटम की तरफ आ रही है, इसको कहते हैं लाइन स्ट्रक्चर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या कह रहेगी? लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर आपको याद है। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं हम स्टाफ स्ट्रक्चर। स्टाफ, तो आपको स्टाफ का दूसरा नाम याद रखना है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर। और फंक्शनल स्ट्रक्चर नाम से पता चलता है, फंक्शन मतलब सपोर्ट फंक्शन। तो जो मुख्य मेन एक्टिविटीज, जो कोर रणनीति वाले फैसले लेते हैं, वो हमेशा कौन लेंगे? लाइन या वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो सपोर्ट वाले फंक्शंस वाले जो होंगे, वो मेंटेनेंस वाली एक्टिविटीज या जो सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्टाफ स्ट्रक्चर। सो आपको याद रखना, वर्टिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं लाइन स्ट्रक्चर, जो मेन फंक्शंस लेते हैं। जो सपोर्ट वाले, साइड वाले, जिसको हम कह सकते हैं स्टाफ या फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये सपोर्टिव एक्टिविटीज को परफॉर्म सपोर्टिव एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। और ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को यदि आप ऐसे देखें तो ये फंक्शनल अथॉरिटी का एक तरीका है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इस तरीके का जो चार्ट होता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना हुआ होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहते हैं। तो ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर पर्सनल, क्वालिटी कंट्रोल का डायरेक्टर, प्रोडक्शन का डायरेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का या फाइनेंस का डायरेक्टर। ये तो डायरेक्टर हो गए। यहाँ तो आप देख रहे हो जो ये पूरी लाइन है, ये तो अथॉरिटी दिखा रही, लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी मतलब ये जहां फुल लाइन खींची हुई है, तो ये जो कोर या मुख्य फैसले होंगे, मेन जो फैसले होंगे कंपनी के, ये तो यही लोग लेंगे। फिर प्रोडक्शन का जो मेन होगा, तो ये लाइन अथॉरिटी, इसमें जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, फिर मैनेजर वर्कर्स का, फिर फॉरमैन और ये वर्कर्स, ये इस प्रकार से। अब इनको सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, इनको सपोर्ट करने वाले जो स्टाफ अथॉरिटी होंगे। स्टाफ अथॉरिटी को यहाँ ब्रोकन लाइन से दिखाया होगा। ब्रोकन लाइन से मतलब क्या कि ये जो जनरल मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल का है, या मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल का है, या क्वालिटी कंट्रोल का इंजीनियर है, ये जो इंस्पेक्टर्स है, ये हेल्प कर रहे हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये बेसिकली लाइन और स्टाफ स्ट्रक्चर में फर्क है। तो स्टाफ स्ट्रक्चर या स्टाफ फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होगी वो सपोर्ट होगी, मेन जो होगा वो कोर जो होगा
वो लाइन या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये दिखाने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। कुछ कंसेप्ट आपके लिए थोड़े न्यू और मुश्किल लग सकते, कोशिश करें कि जितना हो सके आप इसको पकड़ने की कोशिश करें। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, कुछ संस्थान बहुत बड़े हैं, बहुत डायरेक्टर, बहुत डिपार्टमेंट। जैसे आप एम्स देखो, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एचओडीज के अंडर बहुत सारे लोग। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हो सकता है? टॉल, टॉल मतलब लेवल पे लेवल, लेवल पे लेवल, बहुत बड़ा चार्ट। या फिर सेंट्रलाइज, जहां एक मैनेजर है, 4-5 विभाग है और उसके नीचे वर्कर, तो उसको सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर या टॉल स्ट्रक्चर्स को आप कैसे देख सकते हो? टॉल या सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स, इसको जब आप देखें तो ये एक मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रलाइज बिकॉज मोस्ट डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी और पावर इज ओनली विथ फ्यू पीपल। तो आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर उसके कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स है और फिर उसका जस्ट कुछ डिपार्टमेंट है और उसके वर्कर्स है। तो यहाँ ज्यादातर जो ऐसी टॉल स्ट्रक्चर नजर आती है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ बड़ी बिल्डिंग है तो ज्यादा पावर इन्हीं के पास है, ज्यादा पावर इन्हीं के पास है। अब इसके अपोजिट क्या हो सकता है? फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट या डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। उसमें लेवल ही नहीं है, उसमें लेवल ही नहीं है, ये और ये बस काम करने वाले लोग, जैसे घर का मुखिया बाकी सारे सदस्य। तो ये क्या हो गया? फ्लैट और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स। सबको अपना अपना ही काम करना है, उनका कोई सुपरवाइजर या एचओडी नहीं। तो द चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ फ्यू लेवल्स ऑफ ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब ज्यादा मैनेजर नहीं और नीचे काफी बड़े वर्कर्स। सो डिसीजन मेकिंग स्प्रेड आउट हो जाती है बहुत सारे लोगों के अंदर। सो डिसीजन मेकिंग इज कॉमनली स्प्रेड आउट इन मेनी पीपल एंड दोज क्लोजेस्ट to situations are given wide latitude of determining appropriate action। जो फील्ड में है, जो जिस सिचुएशन पे वो फैसला खुद ही ले, वो अपना फैसला खुद ही ले, तो वो फ्लैट डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स होगी। दिस इज में ऐसे होगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ये डायरेक्टर होंगे एक दो और ये इसके सीधे वर्कर्स। तो ज्यादा लेवल ही नहीं है, बिल्डिंग ज्यादा टॉल ही नहीं है। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड, जहां पावर वर्कर को दी गई है, विकेंद्रीकरण हो रखा है सत्ता का, वहां पे ऐसा देखा। अब कई बार मिक्स होता है। मिक्स के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? दिस स्ट्रक्चर आर मोस्ट ऑफन फाउंड इन वेरी लार्ज मल्टी फेसेटेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक हॉस्पिटल भी है एम्स, एक कॉलेज भी है एम्स, एक यूनिवर्सिटी भी है एम्स, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट भी है एम्स। सो बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी का अलग रजिस्ट्रार होगा, एग्जाम सेक्शन होगा, ऐसे हॉस्पिटल का एक अलग होगा, जनरल एडमिशन का अलग होगा, रिसर्च का अलग होगा, तो कॉलेज का अलग होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड मतलब बहुआयामी काम जहां होता है, वहां ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई टू अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। जैसे हेल्थ केयर के अंदर आप बिजनेस के प्रिंसिपल लगा के हॉस्पिटल चला रहे हो, तो वहां ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उसको हम कह सकते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकती है, जहां एक साथ कई चीजें मैनेज करनी पड़ती है। वहां लॉन्ड्री भी होगी, वहां पेंट्री भी होगी, वहां सीएसएसडी भी होगा, वहां पोस्टमार्टम या फॉरेंसिक के लिए भी लोग आएंगे, या मेडिको लीगल का भी केस होगा, है ना। तो ऐसे काफी सारी चीजें। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कि अलग अलग आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाने पड़ सकते हैं। एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट डेवलपमेंट, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, और फिर होम एंड हेल्थ या लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल का होगा तो सीईओ डायरेक्टर पेशेंट केयर सर्विसेज का। तो इसके साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, प्लानिंग, मार्केटिंग और पेशेंट सर्विस डेवलपमेंट, जीरियाट्रिक सर्विसेज। सो बहुत सारे सर्विसेज जब एक साथ आ जाएंगे तो ये क्या हो सकता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सो पोस्ट कॉर्प में से प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, ये दो चीजें हमने देखी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप लोगों को कंट्रोल करना है कि वो सही दिशा में जाए, सही दिशा में जाए। तो कंट्रोल कैसे करोगे? कंट्रोल करने के लिए आपको सीखना होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोल पाजी, कंट्रोल, यानी कि आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है। पढ़ने का प्लान कर रहे हो, बैठ रहे हो और कुछ और विचार आ रहे हैं, फिर वहीं बहते जा रहे हो, नहीं। कंट्रोल किया तो सफल हो गए, और कंट्रोल नहीं किया तो दिक्कतें बढ़ सकती है।
So controlling can be defined as regulation of activities in accordance with the requirement of the plan. प्लान बनाया है, काम दिया है, बीच में कर्मचारी चाय पीने जा रहा है, बीच में घूमने जा रहा है, तो आप जब कंट्रोल नहीं होगा तो आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे. सो जो रिक्वायरमेंट है आपके प्लान की, उसके हिसाब से एक्टिविटीज को रेगुलेट करना क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग. क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग. अब यहाँ कंट्रोलिंग जैसा पॉइंट आपको नजर आ रहा है, तो देखिए यहां पर एक और पॉइंट, which is an integrated process of an orderly pattern of group efforts in an organization towards accomplishment of a common objective. किसी भी संगठन के अंदर एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जो ऑर्डरली पैटर्न यानी कि सीक्वेंस हो एफर्ट्स के अंदर टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. हम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके अंदर एक सामंजस्य हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग, क्या कहेंगे हम उसको? तो पोस्ट कॉर्प के अंदर पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस और डी हम बाद में पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो आता है वो आता है को सी से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कंट्रोलिंग. नहीं, कंट्रोलिंग नहीं होता. तालमेल या सामंजस्य क्या होगा? ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज. एक इधर जाए एक उधर जाए तो अपन गोल तक पहुंच ही नहीं सकते. सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता, तभी गोल अचीव होगा. और ये तालमेल क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग. ये तालमेल क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग. डी नहीं होगा यहाँ पर. कंट्रोलिंग का मीनिंग पता चला तो आप कंट्रोलिंग के पीछे पड़ गए. नहीं, आपको तालमेल करना है. क्या करना है? तालमेल. आपको याद रखना, ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स. ग्रुप के जो लोग हैं वो एक दिशा में चले, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, तालमेल. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या है ऐसा आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एन एक्शन इन परसुएट ऑफ कॉमन पर्पस. सारे लोग मिलकर एक ही दिशा में प्रयास करेंगे ना, तभी वो कॉमन गोल अचीव होगा. जैसे मिलजुल के अपने को एक भारी वजन उठाना, 10 लोग चाहिए और 10 लोगों में से 2-3 कामचोर है जिन्होंने वो वजन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पकड़ रखा है, तो कुछ लोगों पे एक्स्ट्रा बोझ आ सकता है कि नहीं. सो तालमेल होना चाहिए, गाड़ी के पहिए सही दिशा में जाएंगे तभी अपन मंजिल तक पहुंच जाएंगे, वरना एक इधर एक उधर जा रहा है तो दिक्कत हो सकती है. सो कॉमन पर्पस के लिए जो अरेंजमेंट होने चाहिए ग्रुप एफर्ट्स के, वो यूनिफाइड डायरेक्शन में होने चाहिए. और तब 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 आपको याद रखना है, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. जैसे हमारा घर में तालमेल होना चाहिए. जैसे मम्मी ने पूछा आज क्या क्या बनाऊं, तो आपने झट से बोल दिया आज तो पनीर बना दो, तो मम्मी ने एक बार ऐसे घूर के देखा, हाँ नौकरी लगी है, तो अपन चुप, पनीर की डिमांड नहीं. तभी पापा ने बोल दिया कि दाल ही बना दो, तो मम्मी ने कहा रोज रोज क्या दाल बनाना. यानी कि मम्मी पूछेगी सबसे लेकिन बनाएगी खुद का ही, अपने को फालतू ही कंफ्यूज कर रही है. ऐसे ही घर के अंदर तालमेल चाहिए, वो होता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन. लेकिन हमें आगे बाहर परिवार का, दूसरे परिवारों के साथ, समाज में तालमेल भी चाहिए. हमारे रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ कैसे हो, वो होता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन. क्या होता है? एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन. सो कंपनी के अंदर भी हम तालमेल को कई तरीकों से देख सकते हैं. एक होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, आंतरिक और बाहरी. दूसरा होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. आपके टॉप पे कौन है? आपका बॉस. हम आप बॉस की चापलूसी करके कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हो टॉप के साथ, वो तो आपको करना ही करना है. तो ये हुआ वर्टिकल कोऑर्डिनेशन आपका. दूसरा आप क्या करते हो? आपके हॉरिजॉन्टल, यानी आपके समकक्ष कौन है? आपके कलीग. तो आप अपनी टीम के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो, तो ये होता है वर्टिकल, यानी कि टॉप टू बॉटम, या हॉरिजॉन्टल मतलब साथ वालों के साथ तालमेल. दो ऐसे हो सकते हैं. या एक संस्थान के अंदर तालमेल, बाहर गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक के साथ तालमेल. तो ये क्या होगा? एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन. ये क्या होगा? एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन के कई प्रकार हो सकते हैं. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है? डेलीगेशन. आगे दे दो काम,
तो क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या है, तो आपको याद रखना ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉस बुला के काम देगा, बॉस बुला के काम देगा, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट मतलब जो अपने नीचे काम करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर, यानी कि मैनेजर की तरफ से अपने नीचे काम करने वाले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर किया। आज तुम लोग ये 5 पेशेंट देखोगे, आज तुम लोग ये बीपी लोगे, या फिर ये रजिस्टर मेंटेन करोगे, या फिर वहां का ऑब्जर्वेशन करके आओगे। ये इस तरीके का काम देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है? डेलीगेशन। क्या कहलाता है? डेलीगेशन। अब यहाँ पर डेलीगेशन, जैसे एक दिन प्रिंसिपल छुट्टी पे थे तो दूसरे टीचर को प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करके गए क्योंकि साइन लेना पड़ा, तो वो एक दिन का प्रिंसिपल, एक दिन का प्रिंसिपल। सो ऐसे डेलीगेशन के भी कई टाइप्स होते हैं, डेलीगेशन के भी कई टाइप्स होते हैं। इसमें से एक होता है फुल डेलीगेशन। फुल डेलीगेशन, जैसे आज मम्मी बाहर जा रही है, आपको बोला बेटा तुम फुल इंचार्ज है घर का, आज तेरे सारे फैसले तेरे ही चलेंगे, तो ये तो हो गया फुल डेलीगेशन। तुम पूरे आज इंचार्ज बने हुए हो घर के, फुल डेलीगेशन। दूसरा होता है पार्शियल डेलीगेशन। मम्मी ने कहा बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना, कुछ भी दिक्कत हो तो फोन कर लेना, लेकिन मेरे बिना पूछे कुछ भी मत करना, तो पार्शियल डेलीगेशन। आप घर का ध्यान तो रख रहे हो, लेकिन फैसले लेने के लिए मम्मी को फोन करना पड़ेगा, मम्मी ये करूं क्या। तो ऐसे कई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन पार्टी के हाईकमान को पूछते हैं, पार्शियल डेलीगेशन। इसके अलावा क्या हो सकता है? कंडीशनल डेलीगेशन। कंडीशनल डेलीगेशन का मतलब क्या कि एक वाइस प्रिंसिपल तभी बन पाएगा, शर्तें लागू, जब प्रिंसिपल छुट्टी पे जाएगा तब तक। तो प्रिंसिपल छुट्टी पे है तब तक वो प्रिंसिपल बना हुआ है दूसरा टीचर, इसको कहते हैं कंडीशनल डेलीगेशन। एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है रिटर्न। आपको रिटर्न में ऑर्डर आया कि आज आप प्रिंसिपल हो, क्योंकि वो प्रिंसिपल जो मेन है वो छुट्टी पे चला गया, इसको कहते हैं फॉर्मल डेलीगेशन। फॉर्मल डेलीगेशन, जवाबदेही। जैसे आप पड़ोसी को चाबी देके जाते हो कि मैं बाहर जा रहा हूं, पीछे घर का ध्यान रखना, कुछ इमरजेंसी हो तो ये लो। और एक होता है इनफॉर्मल, ऐसे ही बोल दिया, हाँ मैं बाहर जा रहा हूं ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूं ध्यान रखना, यानी ये इनफॉर्मल। 2-3 पड़ोसियों को कहा तू भी ध्यान रखना, तू भी ध्यान रखना, फिर उन्होंने किसी ने भी ध्यान नहीं रखा। तो इनफॉर्मल का मतलब जस्ट वर्बल कि हाँ आज तुम ये काम करोगे, आज तुम ये काम करोगे। सो नॉर्मली क्या होता है? फॉर्मल डेलीगेशन बेस्ट होता है, और जब आप डेलीगेशन दो तो फुल डेलीगेशन जब दोगे, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली होगी, तो सामने वाला आदमी अच्छा काम कर पाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे एडमिनिस्ट्रेशन के। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आने वाले लेक्चर्स और चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग होंगे। आप लोग मेहनत करते रहना और अपने मोटिवेशन को कम मत होने देना, क्योंकि वो सब पढ़ना है जो एग्जाम में आ सकता है, और तभी हमारी नैया पार होगी। और इसमें मैं आप लोगों के साथ हूं, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। कीप स्माइलिंग, बी मोटिवेटेड, थिंक पॉजिटिव एंड continue hard work. So thank you so much for watching. See you in the next